हमने लास्ट क्लास में बोर्स एटॉमिक मॉडल या बोर एटॉमिक थ्योरी को स्टडी किया था। उसके मेन 4 पोस्टुलेट थे। मैं वर्बली रिपीट कर रहा हूँ। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व around the nucleus in a fixed circular orbit called energy levels or energy states. Number 2, as long as an electron revolve in a fixed orbit, its energy remain constant. Number 3, इलेक्ट्रॉन इमिट्स एनर्जी। इलेक्ट्रॉन कब एनर्जी इमिट करता है, आज उस एनर्जी को हम डिटरमाइन करेंगे। इलेक्ट्रॉन इमिट्स एनर्जी व्हेन दे जंप फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल। तो एनर्जी हमें आज कैलकुलेट करनी है, उसका एक फार्मूला या उसकी एक इक्वेशन ड्राइव करनी है हमने। ये एनर्जी के लेवल्स हैं, इन एनर्जी लेवल्स में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होती है ये हमें मालूम करनी है। और फोर्थ पॉस्टुलेट ये था, only those orbits are possible in which the angular momentum of electron is an integral multiple of h upon 2 pi. डिटर्मिनेशन ऑफ एनर्जी की हम बात कर रहे हैं। इसमें मैंने टाइपिंग नहीं किया हुआ, मैं पेन से इसको लिखूंगा और आपको समझाऊंगा कि एनर्जी कैसे डिटरमाइन करते हैं। ठीक है बेटा, मैं बात शुरू कर रहा हूँ, तो वो जैसे बात को सुनेंगे, रिटर्न को पहले आप देखेंगे और उसके बाद कॉपी करेंगे। ठीक है, समझेंगे, उसके बाद कॉपी करना है। और अगर आप समझते हैं कि साथ साथ कॉपी करना है, साथ साथ कॉपी कर सकते हैं आप। हम एनर्जी की बात कर रहे हैं कि एटम में न्यूक्लियस से बाहर एनर्जी के लेवल्स हैं। अब इलेक्ट्रॉन जो है, मुझे यहाँ पे इसमें जरा स्टूडेंट्स ऐड हो रहे हैं, उनको ऐड कर लूँ। यस, ओके। देखिए, इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के बाहर ऑर्बिट में सर्कुलर मूवमेंट कर रहा है। तो मूवमेंट कर रहा है, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी मौजूद है वो काइनेटिक एनर्जी है, और ये है हाफ mv²। ओके, ड्यू टू पोजीशन इलेक्ट्रॉन के अंदर पोटेंशियल एनर्जी है, और इलेक्ट्रॉन की जो पोटेंशियल एनर्जी है उसकी वैल्यू हम डिटरमाइन करते हैं -Ze² से। ये ऑर्बिट में जो मूविंग इलेक्ट्रॉन है, इसके पास दो एनर्जीज हैं। ड्यू टू पोजीशन उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है, एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, आपने वर्क करके लेके आया उसको एटम के अंदर ऑर्बिट में फिक्स किया, तो ये वर्क स्टोर हो गया एज अ पोटेंशियल एनर्जी। तो ये इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी है वो इन दोनों का सम है। अब हम ये बात कर रहे हैं टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी जो है वो सम होगा काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का। हमें ये टोटल एनर्जी मालूम करनी है। अब ये प्रॉब्लम ये होता है कि मैं लिखना चाहूँ और साथ में नजर आ रहा था कि स्टूडेंट जो है वो एडमिट होना चाह रहा है। क्या करें यार इनको। यस, टोटल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम है। तो वजह से इस रिटर्न को देखिएगा और समझिएगा। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू डिटरमाइन करनी है। फार्मूला क्या है? हाफ mv²। पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या है? -Ze²/r। इसको हमने नाम दिया इक्वेशन नंबर 4। इससे पहले 3 इक्वेशन हम ड्राइव कर चुके थे ना। ये हमारी इक्वेशन नंबर 4।
इस इक्वेशन नंबर 4 में हम ये बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम है ना। इस इक्वेशन नंबर 4 में हाफ mv स्क्वायर, वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन हमें मालूम नहीं है किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो हम इसको पहले सॉल्व करते हैं। हम यूज करेंगे इक्वेशन नंबर 1 को। वी नो दैट फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव, हमने इक्वेशन नंबर 1 सर्कुलर मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन में ये बात की थी कि उसकी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv स्क्वायर अपॉन r बराबर होता है ze स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर के। लेफ्ट हैंड साइड में ये जो r है इसको शिफ्ट करें राइट साइड पे, तो आपकी इक्वेशन हो जाएगी mv स्क्वायर इज इक्वल टू ze स्क्वायर अपॉन r हो जाएगा। ये जो हमारे पास लेफ्ट साइड में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में r की वैल्यू, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में r की वैल्यू है, इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया और राइट साइड पे लेके गए तो वहां स्क्वायर से कैंसिल हो गया, तो mv स्क्वायर इक्वलेंट किसके हो गया, z स्क्वायर अपॉन r। अब ये mv स्क्वायर अपॉन r की ये वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 4 में पुट करते हैं। Now substituting the value of mv square in equation number 4, इस इक्वेशन नंबर 4 में मैं ये वैल्यू पुट करूंगा। इक्वेशन नंबर 4 आपकी ये इक्वेशन है। क्या इक्वेशन है, E इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर किसके बराबर है, अभी हमने प्रूफ किया, ze स्क्वायर अपॉन r के, माइनस ze स्क्वायर अपॉन r। अब देखिए राइट साइड में हाफ जेड स्क्वायर में को माइनस करना है जेड स्क्वायर अपॉन r में। जब आप माइनस करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, द टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस हाफ जेड स्क्वायर अपॉन r। ये हमने एक नई इक्वेशन ड्राइव कर ली, इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 5। इक्वेशन नंबर 5 देखिए क्या कर रहे हैं, एनर्जी बराबर किसके, हाफ जेड स्क्वायर अपॉन आर माइनस जेड स्क्वायर अपॉन आर। जब आपने सब्ट्रैक्ट किया तो आपका आंसर क्या आ गया, माइनस हाफ जेड स्क्वायर अपॉन आर। इसमें आर की वैल्यू जो आप ड्राइव कर चुके हैं वो पुट करेंगे तो फिर हम एनर्जी मालूम कर सकते हैं। एनर्जी ऑफ द ऑर्बिट मालूम करना है तो हम इस इक्वेशन में 5 इक्वेशन में हम पुट कर रहे हैं द वैल्यू ऑफ आर जो हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं। Now substituting the value of r in equation number 5, जब हम इस इक्वेशन पुट करेंगे तो देखिए क्या आंसर आएगा। इक्वेशन नंबर 1 बेटा यहाँ नहीं है, इक्वेशन नंबर 1 हमने कल पढ़ी थी ना। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास यहाँ मौजूद है। आर की वैल्यू हम मालूम करने जा रहे हैं जो हम पहले ड्राइव कर चुके हैं कल की क्लास में, कि हम ये चीज जानते हैं कि आर किसके इक्वलेंट होता है। आर इज इक्वल टू, फार्मूला याद है, ड्राइव किया था हमने, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम जेड ई स्क्वायर। इस आर की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 5 में पुट करूंगा। एनर्जी इज इक्वल टू माइनस हाफ जेड ई स्क्वायर अपॉन आर की वैल्यू पुट करें। आर की वैल्यू क्या है, एन स्क्वायर
I square upon 4 pi square m z e स्क्वायर। आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए, देखिए आंसर क्या आएगा। या बेटा इक्वेशन नंबर 1 कोई नहीं है सही था, आप बताएं इक्वेशन नंबर 1 किससे कह रही हैं आप? मंडे को बेटा हमने रेडियस फाइंड आउट करने के बाद अब हम बात कर रहे हैं एनर्जी ऑफ द ऑर्बिट की। कुछ लोग थोड़े से कंफ्यूज हो रहे हैं। आप देखें देखें हमने बोहर मॉडल पढ़ा, अब उसकी थ्योरी को मॉडल पे अप्लाई कर रहे हैं। उस मॉडल को हम थ्योरी अप्लाई कर रहे हैं। पहले बात दोबारा शुरू सुने। बोहर ये कहते हैं कि एटम का सेंट्रल क्या होता है? न्यूक्लियस। और उसके बाहर सर्कुलर ऑर्बिट्स हैं। ये हमारा फर्स्ट ऑर्बिट है। मेरे ख्याल में 5 मिनट के बाद रूम को लॉक कर देना चाहिए। बार बार मुसलसल मुसलसल मैं लोगों को एडमिट कर रहा हूँ, जो कि एक पैनिक है कि मैं अपनी बात करूँ या उनको एडमिट करता रहूँ क्लास में। 5 से 10 मिनट के बाद मेरे क्लास को लॉक कर देना चाहिए। न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है और उसके बाहर इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में होता है। इस ऑर्बिट को एनर्जी लेवल कहते हैं। ये फर्स्ट एनर्जी लेवल है, इसको E1 कह रहे हैं। इसके बाहर हायर एनर्जी लेवल होगा, वो E2 कहलाएगा। यूं इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट्स में होते हैं। अब एक ऑर्बिट की एनर्जी कितनी है वो हम मालूम करने जा रहे हैं। तो हमारा टॉपिक क्या है? डिटर्मिनेशन ऑफ एनर्जी। इस ऑर्बिट का रेडियस जो है ये लास्ट क्लास में कैलकुलेट किया था, रेडियस आर। ये आर कैलकुलेट करने का ये फार्मूला लास्ट क्लास में हमने पढ़ा हुआ है ना। अब एनर्जी मालूम करनी है तो मेरे टॉपिक को दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ। इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में मूव कर रहा है, उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम वी स्क्वायर। उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी उसकी पोजिशनिंग की वजह से माइनस जेड स्क्वायर अपॉन आर। इस ऑर्बिट की टोटल एनर्जी दोनों एनर्जी का सम होगा। काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम वी स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी है माइनस जेड स्क्वायर अपॉन आर। इसको हमने नाम दिया एक इक्वेशन नंबर 4, क्योंकि इसमें v की वैल्यू मालूम नहीं है। तो हमने इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 जो हमने लास्ट क्लास मंडे में पढ़ी थी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है एम वी स्क्वायर अपॉन आर, जो बराबर है जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर के। अगर कोई स्टूडेंट जिसने मंडे क्लास नहीं ली है और वो सवाल कर रहा है तो बेटा आप प्रॉब्लम कर रहे हैं। इसलिए सवाल करने का उसका हक है जो रेगुलर क्लास में हो। एम वी स्क्वायर अपॉन आर इक्वल टू जेड स्क्वायर अपॉन आर, ये हम पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास में, ड्राइव कर चुके हैं हमने। 1.5 घंटे वहां पे ये बात की थी, ये बातें वहां कर चुके हैं ना। लेने के बाद बेटा बेटा फिर सवाल नहीं बनता है। क्लास लेने के बाद भी फिर आप सवाल कर रहे हैं तो इसका मतलब क्लास लेने का आपको कोई फायदा नहीं हुआ है। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है और ये सेंट्रीपिटल फोर्स है, कोलंबिक फोर्स है। ये दोनों बराबर थी, ये बात हमने प्रूव की थी। क्यों? क्योंकि एक फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट में जब कोई बॉडी मूव करती है तो उसकी इनवर्ड फोर्स उसकी आउटवर्ड फोर्स से बराबर होती है। इनवर्ड फोर्स जो है वो कोलंबिक फोर्स है और इसके बाहर जाने वाली फोर्स जो है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। हमने कहा ये दोनों फोर्सेस बराबर हैं, ये इक्विवेलेंट है, तभी एक फिक्स्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। ओके, अब ये यहाँ देखिए कि इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं इक्वेशन को। आर आपको दोनों तरफ नजर आ रहा है। लेफ्ट साइड के आर को जब आप राइट साइड पे लेके जाएंगी, ये आर यहां से आपने मूव किया। मैं जरा पेन से इसको थोड़ा चेंज कर देता हूँ कि आर को हमने, ये आर यहां से मूव किया और मैं ले गया राइट साइड पे, जाके मल्टीप्लाई होगा। ये आर स्क्वायर से कैंसिल होकर सिर्फ आर रह जाएगा। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। ये एम वी स्क्वायर जो इसके बराबर है, एम वी स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन नंबर 4 में एम वी स्क्वायर की जगह हम पुट कर लेते हैं। तो हमने कहा सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ एम वी स्क्वायर इन इक्वेशन नंबर 4, जब वह पुट की तो हमारी इक्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बनती है? E इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर किसके बराबर है? हमने प्रूफ किया वो बराबर है जेड स्क्वायर अपॉन आर के। तो हमने इसलिए उसकी वैल्यू पुट कर दी।
तो ये इक्वेशन है हाफ जेड स्क्वायर अपॉन आर माइनस जेड स्क्वायर अपॉन आर। अब ये हाफ है और ये -1 है, दोनों वैल्यू सेम है, लेकिन हाफ जेड स्क्वायर अपॉन आर है, ये माइनस जेड स्क्वायर अपॉन आर है। तो जो आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, एनर्जी आ जाएगी माइनस हाफ जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। इसको कहा इक्वेशन नंबर 5। इक्वेशन नंबर 5 में आर की वैल्यू पुट करते हैं ताकि एनर्जी कैलकुलेट कर सकें। तो आर की वैल्यू हम जानते हैं बराबर किसके होता है, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम जेड स्क्वायर। मैंने जब आर की वैल्यू इसमें पुट कर दी तो मेरी इक्वेशन क्या बन रही है, माइनस हाफ जेड ई स्क्वायर अपॉन आर की वैल्यू क्या है, एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम जेड ई स्क्वायर। यहां तक मैं इसको कैलकुलेट कर चुका हूं। अब तक यहां तक किसी का कोई सवाल है तो दोबारा सवाल कर लीजिए। यहां तक का अगर कोई सवाल है, सईदा आपका कोई सवाल है इसमें, दोबारा बेटा कर लीजिए। यहां तक का कोई सवाल है आपका। ओके, अभी बेटा कॉपी नहीं करना है, अब हम आगे बात करेंगे, अभी कॉपी नहीं करें। अब मुझे सर ये बता दीजिएगा इस इक्वेशन के अंदर, जो यहां तक मैं सॉल्व कर चुका हूं, इस इक्वेशन के अंदर बताइए मुझे ये कौन से सिमिलर वैल्यूज हैं जो आपस में कैंसिल आउट हो रही हैं या मल्टीप्लाई हो रही हैं, हमें इनको देखना होगा। ठीक है, देखिए मैं करता हूं, आप देखिए ये कैसा है। मैं इसको लिखता हूं, ये क्या है, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू, माइनस साइन आएगा, ये जो 4 है 4, ये 2 से जब डिवाइड होगा तो 2 रह जाएगा, z और z मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, z स्क्वायर हो जाएगा, ई स्क्वायर को ई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ई 4 हो जाएगा। फिर क्या आएगा, पाई स्क्वायर एम अपॉन एन स्क्वायर एन एच स्क्वायर। ये एनर्जी कैलकुलेट करने का फार्मूला हमने ड्राइव कर लिया। अगर आपको एनर्जी मालूम करनी है ऑफ एन ऑर्बिट तो ये उसका फार्मूला है। क्या फार्मूला है, -2z² e4 पाई स्क्वायर m अपॉन n स्क्वायर n h स्क्वायर। ठीक है, z और z दोनों मल्टीप्लाई होकर स्क्वायर हो जाएंगे, ई स्क्वायर और ई स्क्वायर क्या हो जाएंगे, e4 हो जाएगा। 4 को 2 से डिवाइड किया तो आंसर क्या आ गया, सिर्फ 2 रह गया। अब बेटा इसको कॉपी कर लें, जब आप कॉपी कर लें तो एनर्जी हमने कैलकुलेट कर ली। ठीक है, इसको कॉपी कर लें, कॉपी कर लें, फिर डन कर अप्लाई करें, फिर हम आगे बात करते हैं। नोट्स भी सामने रख सकते हैं आप, ठीक है, रिटर्न आपको जरा और क्लियर वहां पर नजर आ जाएगा। मैं आज अपने पेन से लिख रहा हूँ, और बुक भी सामने रख सकते हैं, फिर दोबारा पढ़ना भी है बुक से इसको। बेटा 2 पाई के साथ अगर आगे लिख दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक कांस्टेंट नंबर था, मैंने इसको शुरू में लिख दिया। यस बेटा, z और e दो अलग चीजें हैं। z कौन है, एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर 2 टाइम हो रहा है तो स्क्वायर हो गया। और e कौन है, चार्ज वैल्यू है। z और e दो अलग चीजें हैं, एक चीज नहीं है। z क्या है, एटॉमिक नंबर, और e साथ में कौन है, चार्ज है। तमाम एटम में z की वैल्यू डिफरेंट होगी। हाइड्रोजन के एटम में z की वैल्यू 1 है, हीलियम के एटम में z की वैल्यू 2 है। z इज एटॉमिक नंबर। जो हमने लास्ट में क्वेश्चन ड्राइव की उसमें देख सकते हैं 2 क्या है, एक कांस्टेंट नंबर है, z एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर की वैल्यू का स्क्वायर करना है। e क्या है, चार्ज वैल्यू है, उसका एक्सपेंड 4 लिया जाएगा, पाई का स्क्वायर है, मास है, डिवाइड किससे कर रहे हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिट से। कौन सा ऑर्बिट की बात कर रहे हैं, फर्स्ट ऑर्बिट है तो n की वैल्यू 1 होगी, सेकंड ऑर्बिट है n की वैल्यू 2 होगी, और प्लैंक्स कांस्टेंट का भी स्क्वायर है।
तो आप ये वैल्यूज पुट करते हैं तो एनर्जी कैलकुलेट हो सकती है किसी भी ऑर्बिट की। एनर्जी को आपने सिर्फ एक्सप्रेशन की फॉर्म में ड्राइव करना है। इसकी कोई कैलकुलेशन कभी एग्जाम में नहीं आती है, कोई न्यूमेरिकल नहीं है इसका। रेडियस का न्यूमेरिकल था जो लास्ट क्लास में समझाया था, रेडियस ऑफ द थर्ड ऑर्बिट कैलकुलेट किया था हमने। ओके, सबने कॉपी कर लिया इसको। अब हम आगे मूव कर रहे हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे, फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे। ओके, सिर्फ 4 मिनट्स लेफ्ट है। अगर इसके बाद कोई ऐड होगा तो मैं इसको क्लास में इंटरव्यू दूंगा, क्योंकि मुझे टॉपिक को पढ़ाना है। पूरी कंसंट्रेशन मेरी डाइवर्ट हो जाती है बार बार स्टूडेंट को एडमिट करने में। तो इसलिए अपने नेट को स्टेबल कीजिए और वक्त की पाबंदी करें। अब हम बात करते हैं कि जब कोई इलेक्ट्रॉन ड्रॉप होता है हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में तो एनर्जी रिलीज करता है। तो पहले हम इस बात को समझते हैं, फ्रीक्वेंसी किसकी बात कर रहे हैं। यह एटम का न्यूक्लियस है जिसमें प्रोटॉन होते हैं। इसके बाहर एनर्जी का ऑर्बिट फर्स्ट है, इसकी एनर्जी E1 है। इसके बाहर एक और ऑर्बिट है और उसकी एनर्जी है E2। जब इलेक्ट्रॉन ड्रॉप होता है फ्रॉम हायर टू लोअर ऑर्बिट, याद है ना, जब इलेक्ट्रॉन ड्रॉप होता है फ्रॉम हायर टू लोअर ऑर्बिट, कहां से, E2 से ड्रॉप हो रहा है E1 में, तो वो फिर एनर्जी रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स। और फोटॉन की मिनिमम वैल्यू क्या है, h न्यू है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन ड्रॉप होगा तो इस एनर्जी के ड्रॉप होने से एनर्जी की वेव्स प्रोड्यूस होंगी। वेव्स, ये जो वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं, इन वेव की फ्रीक्वेंसी कितनी है, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव मुझे कैलकुलेट करनी है। और इन वेव्स का वेव नंबर की वैल्यू क्या है, दो कैलकुलेशन करनी है अब हमें। ये बात बोहर के एटॉमिक मॉडल में मौजूद है। उसके पोस्टुलेट में पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन इमिट्स एनर्जी व्हेन इट जंप्स फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल। जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है हायर से लोअर एनर्जी लेवल में तो एनर्जी रिलीज करता है। पहले तो एनर्जी कितनी है वो कैलकुलेट कर ली गई। अब एनर्जी सॉरी, एनर्जी जो रिलीज होती है वेव्स की फॉर्म में, तो हम उसकी फ्रीक्वेंसी मालूम करने जा रहे हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई, हम क्या करने जा रहे हैं, फ्रीक्वेंसी मालूम करने जा रहे हैं। आइए अब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे। ओके, अब इलेक्ट्रॉन जो है अगर वो लोअर एनर्जी ऑर्बिट में है तो उसकी एनर्जी कहलाएगी E1। उसकी एनर्जी होगी E1। अब E1 की वैल्यू बताइए क्या है, एनर्जी से लेंगे ना, एनर्जी जो हमने कैलकुलेट की है वो जनरल एक्सप्रेशन थी। क्या फॉर्मूला एनर्जी कैलकुलेट करने का, -2Z² E4 पाई स्क्वायर m अपॉन n1² n h²। ये n1 क्या चीज है, द एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट। अब सेकंड ऑर्बिट है उसकी एनर्जी निकालनी है, तो फॉर्मूला क्या होगा, E2 इज इक्वल टू -2Z² E4 पाई स्क्वायर m अपॉन n2² n h²। हर ऑर्बिट की एनर्जी है, फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी E1, सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी E2। जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है हायर टू लोअर ऑर्बिट, डेल्टा E, डिफरेंस ऑफ एनर्जी निकालनी है, तो क्या करना होगा आपको, E2 में से माइनस करना होगा E1। जो एनर्जी रिलीज होती है वो डिफरेंस ऑफ ऑर्बिट होता है। हर ऑर्बिट की अपनी मखसूस एनर्जी है। जब इलेक्ट्रॉन ड्रॉप होता है हायर टू लोअर तो जो डिफरेंस होता है वो रिलीज करता है। ये डिफरेंस डेल्टा ई मुझे कैलकुलेट करना है। डेल्टा ई इज इक्वल टू E2 की वैल्यू क्या है, पुट करें यहाँ पे, E2 की वैल्यू पुट करता हूँ, क्या वैल्यू है, -2Z² E4 पाई स्क्वायर m अपॉन n2² nh²। बेटा E1 की वैल्यू मुझे बताओ, जब पुट करूंगा
तो क्या लिखेंगे हम, माइनस लिखेंगे या प्लस हो जाएगा? इस फॉर्मूले में E2 की वैल्यू पुट कर दी मैंने। अब E1 की वैल्यू पुट करूंगा तो माइनस और E1 का माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यस गुड, प्लस हो जाएगा। क्या लिखेंगे, प्लस 2z² E4 पाई स्क्वायर m अपॉन n 1² n h²। ठीक है, अब मैं इस इक्वेशन को रीअरेंज करने जा रहा हूं। डेल्टा ई इसके बराबर था, मैं इस इक्वेशन को रीअरेंज करता हूं अपनी आसानी के लिए। मैं इक्वेशन को रीअरेंज करता हूं, तो इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी, डेल्टा ई इज इक्वल टू, मैं n1 वाली इक्वेशन को पहले लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, 2z² E4 पाई स्क्वायर m अपॉन n1² h²। और E2 वाली वैल्यू को बाद में कर दूं, क्या लिखूंगा, माइनस 2z² E4 पाई स्क्वायर m अपॉन n2² n h²। बेटा यहां से कॉपी कर लें जल्दी से, या मैं साइड पे थोड़ा सा लिख देता हूँ, यही सॉल्व कर देता हूँ आपको। मुझे कॉपी नहीं करो, मुझे बताओ, डेल्टा ई की वैल्यू निकाल रहे हो तो इन दोनों में कौन सी चीजें, कौन सी वैल्यूज कॉमन है, दोनों में कॉमन लीजिएगा। कॉमन क्या क्या कॉमन है, मुझे बताएं। क्या 2 कॉमन है, यस। दोनों में z² कॉमन है, यस। E4 कॉमन है, यस। पाई स्क्वायर कॉमन है, यस। m अपॉन h², ये कॉमन वैल्यूज ले ली। क्या रह गया, 1 अपॉन n1² माइनस 1 अपॉन n2²। स्पेस ना होने की वजह से मैं इसको दोबारा लिख दूंगा, आप यहां तक कॉपी कर लें, यहां तक की वैल्यूज कॉपी कर लें। इसके बाद हमें कॉमन लेना होगा, ठीक है। असल में अफसोस होता है कि कोई स्टूडेंट को बाद में आ रहा है तो उसका हर्ज होगा। ठीक है, मैं अलाउ करता रहूंगा बेटा, जो भी आ रहा है स्टूडेंट। यहाँ तो बेटा कॉपी कर लो, उसके बाद कॉमन ले लेते हैं हम, ठीक है। मैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर कॉमन दोबारा निकाल के लिख के दिखाऊंगा आपको। यस, एग्जाम में सवाल यूं आता है, हाउ टू डिटरमाइन द एनर्जी ऑफ एन nth ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम ना, या हाउ टू डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इमिटिंग एनर्जीज। तो जो सवाल होगा उतनी डेरिवेशन करनी होगी। अब फ्रीक्वेंसी का सवाल होगा तो फ्रीक्वेंसी की इक्वेशन ड्राइव करनी है। यहाँ तो कॉपी कर लें, फिर आगे से कंटिन्यू करता हूँ। 4 डेरिवेशंस हैं, 4। कल लास्ट क्लास में रेडियस पढ़ा था, अभी हमने स्टार्ट में एनर्जी कर ली। थर्ड कौन सी कर रहे हैं हम, फ्रीक्वेंसी की इक्वेशन ड्राइव कर रहे हैं। और फिर फोर्थ एंड लास्ट वेव नंबर। इन टॉपिक से बेटा 5 ईयर में खुद क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं, ये टॉपिक के क्वेश्चन बनते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, सवाल यही होगा। ऊपर ये हेडिंग डाला हुआ है, ये टॉपिक है हमारा। ये कॉपी हो गया, डन का मैसेज करें, मैं आगे फिर बात करूं। यस ठीक है, अब हम आगे करते हैं। ओके, थैंक यू बेटा। हमने ये कहा कि कॉमन जब लिया आपने दोनों में, इक्वेशन आपके सामने मौजूद होंगी, तो डेल्टा ई इज इक्वल टू, कॉमन लेने से आपकी इक्वेशन क्या बन रही है, 2z² E4 पाई स्क्वायर m अपॉन h², ये कॉमन ले लिया। क्या रह गया, 1 अपॉन n1² माइनस 1 अपॉन n2²। अकॉर्डिंग टू बोहर्स पॉस्टुलेट, जो एनर्जी रिलीज होती है वो फोटोन की फॉर्म में होती है। तो मैं ये कह रहा हूं कि वी नो दैट कि डेल्टा ई इज इक्वल टू एच न्यू। डेल्टा ई की इक्वेशन में, इस इक्वेशन में आप इसको इक्वेशन नंबर 7 कह लें,
इट्स इक्वेशन नंबर 7। इसके अंदर डेल्टा ई की ये वैल्यू जो हम जानते हैं, ये पुट करें तो आपकी इक्वेशन क्या बनेगी? एच न्यू इज इक्वल टू 2 जेड स्क्वायर ई 4 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एन 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन 2 स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड पे एच राइट पे आके डिवाइड होगा, नहीं बेटा, सवाल आप पढ़ेंगे, सवाल में लिखा होगा कि फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है, तो आपने सिर्फ फ्रीक्वेंसी ही कैलकुलेट करनी है, आपको स्टार्ट से रेडियस नहीं निकालना है, आपको वहाँ एनर्जी भी कैलकुलेट नहीं करनी है। फ्रीक्वेंसी की ये टॉपिक की हेडिंग है, यही लिखा होगा सवाल में। तो आपको फ्रीक्वेंसी जैसे मैं ड्राइव कर रहा हूँ उस तरह ही करना है कि आपको बताना है कि ऑर्बिट की डिफरेंट एनर्जीज होती हैं। तो फर्स्ट ऑर्बिट की, ये देखें पीछे हमारी स्लाइड ये जो ना, यहाँ स्टार्ट करेंगे, हम एनर्जी स्टार्ट करेंगे। हम जानते हैं कि फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी E1 है, सेकेंड ऑर्बिट की एनर्जी E2 है। तो एनर्जी जो रिलीज होती है वो डिफरेंस ऑफ एनर्जी होती है। डिफरेंस ऑफ एनर्जी कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो हमने वैल्यूज पुट की और अब हम आगे मूव करके यहाँ आ गए। जब हम यहाँ पहुंच गए, ये भी हम जानते हैं, बहुत पॉस्टुलेट है कि ऑर्बिट में जो एनर्जी रिलीज होती है वो फोटोन की फॉर्म में होती है। आपको याद है कौन सा पॉस्टुलेट था ये? थर्ड। इलेक्ट्रॉन इमिट्स एनर्जी व्हेन दे जंप फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल, जैसे E2 से E1 में आया, हमने कहा इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, और फोटोन एच न्यू को कहते हैं। तो डेल्टा ई इज इक्वल टू एच न्यू। मुझे फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 2 जेड स्क्वायर ई 4 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच आके डिवाइड करेगा या मल्टीप्लाई होगा, एच क्यूब हो जाएगा, 1 अपॉन एन 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन 2 स्क्वायर। ठीक है बेटा, टॉपिक को फोकस क्या करें, सवाल कुछ भी बन सकते हैं, हम सवालों को रट नहीं रहे हैं। तो फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है, तो वो कैसे सॉल्व किया जा रहा है, दोबारा मेरे लेक्चर को सुनिएगा कि मैंने स्टार्ट कहां से किया था। ये हमारी इक्वेशन ड्राइव हो गई फॉर द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इमिटिंग वेव्स। जो एनर्जी की वेव्स इमिट हो रही हैं उनकी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने का एक्सप्रेशन ड्राइव हो गया। कॉपी कर लें यहाँ तक, ये टॉपिक यहाँ पे एंड हो गया, फ्रीक्वेंसी यहाँ खत्म हो गई। डन का रिप्लाई करें तो हम आगे बात करते हैं। सबने कर लिया? तो बेटा दो टॉपिक हो गए। अब मैंने इरेज नहीं किया, मैं जरा दोबारा पीछे जाता हूँ, ठीक है? ये देखो, डिटर्मिनेशन ऑफ एनर्जी का टॉपिक आएगा तो स्टार्ट कहां से करोगे? आप एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी काइनेटिक एनर्जी है और उसकी पोजीशन की वजह से पोटेंशियल एनर्जी है। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ऑर्बिट में दोनों का सम होता है, और फिर हमने कैलकुलेट करके फार्मूला ड्राइव कर दिया एनर्जी का, यहाँ तक एनर्जी खत्म हो गई। जब फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो फिर हम यहाँ स्टार्ट करेंगे कि फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है, तो पहले बताना है कि ये एनर्जी की वेव प्रोड्यूस कैसे होगी। जब एक ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट E1 में है और E2 में है, E1 इज अ लोअर, E2 इज अ हायर। जब इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर में आता है, E2 से E1 में आता है, तो डिफरेंस ऑफ एनर्जी रिलीज करता है। यस मरियम, इसको कर लें, कॉपी कर लें जो रह गया है, और मुझे डन का रिप्लाई करें, फिर हम आगे मूव करते हैं। अब हमारी फोर्थ एंड लास्ट डेरिवेशन होगा। यस, हमने वहां पे रेफरेंस देना होगा। आप ये देखें ना, यहाँ पे हमने कहा था, तो मैंने यहाँ कहा सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन नंबर 5। तो ये आर की वैल्यू, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन नंबर 5। तो आर की वैल्यू हमें जबानी याद है जो यहाँ पुट करनी है, अब हमें यहाँ दोबारा प्रूफ करके लिखनी नहीं है, बल्कि ये कैलकुलेटेड वैल्यू हम जानते हैं, तो इसलिए हम यहाँ डायरेक्ट पुट करेंगे इसको।
आर की वैल्यू जो पुट करनी है तो आर की वैल्यू हम जानते हैं, हम यहाँ पुट करेंगे, ठीक है। अब बिल्कुल इस तरह देखें, यहाँ पे हम एनर्जी की ये वैल्यू E1 कहाँ से आ गई, तो मैंने एनर्जी प्रूफ नहीं करनी है, एनर्जी की वैल्यू मैं जानता हूँ, सिर्फ ये कहा E1 है, ये 1 है तो N1 हो जाएगा, ये 2 है तो N2 हो जाएगा। ओके, अब बेटा आखिरी बात है डिटर्मिनेशन ऑफ वेव नंबर। तो पहले वेव नंबर की डेफिनेशन देखिए, 4 एक्सप्रेशन है, कौन कौन से, रेडियस विद न्यूमेरिकल, एनर्जी और फ्रीक्वेंसी में आपने एक्सप्रेशन तो ड्राइव किया लेकिन कैलकुलेशन नहीं है उसमें, कि आपको एनर्जी कैलकुलेट करनी है, नो, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है, नहीं। हाँ, आखिरी चीज जो हम ड्राइव करने जा रहे हैं, वेव नंबर, तो इसको हमें कैलकुलेट करना होगा। तो पहले हम वेव नंबर को डिफाइन करते हैं, वेव नंबर क्या है। तो ये इसकी डेफिनेशन कॉपी करें, द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू यूनिट लेंथ इज कॉल्ड वेव नंबर। यस नूर, रेडियस का जो फार्मूला है एन स्क्वायर ए नॉट, वो न्यूमेरिकल में आसानी के लिए हम पुट करेंगे। ए नॉट के अंदर कुछ वैल्यूज ऐसी हैं जो हमारी इक्वेशन में भी मौजूद थी, तो उनको हमने कॉमन लिया, उनको मल्टीप्लाई किया, उनको एक्सपेंस को लिया, इसलिए ए नॉट हम यूज नहीं करेंगे आर के लिए। हाँ, जब आर कैलकुलेट करना होगा तो फिर उन कांस्टेंट को हम ए नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन आर की वैल्यू कहीं पुट करना है किसी एक्सप्रेशन या इक्वेशन के अंदर, तो फिर आर की एक्चुअल वैल्यूज जो हैं वो यूज करेंगे। जब वो यूज करेंगे तो फिर आपका एक जनरल फॉर्मूला ड्राइव होगा। ये डेफिनेटली लिखे, वेव नंबर कहते हैं किसको है, द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू यूनिट लेंथ इज कॉल्ड वेव नंबर। ये वेव्स प्रोड्यूस कब होती हैं, जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है फ्रॉम हायर एनर्जी ऑर्बिट टू लो एनर्जी ऑर्बिट। ये फिगर जरा देखिएगा कि नजर, पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ले लें फिर हम इसको ड्राइव करते हैं। ये देखिएगा, ये ग्रीन कलर का क्या है, एटम का न्यूक्लियस है, इसके बाहर पहला ऑर्बिट सर्कुलर जो है जिसमें इलेक्ट्रॉन होता है, इसको कहा है n इज 1, n इज अ नंबर ऑफ ऑर्बिट। इसके बाद सेकंड स्टेट है, उसको कहते हैं n इज 2, थर्ड स्टेट n इज 3। ये एनर्जी की स्टेट्स हैं, एनर्जी के लेवल्स हैं, ये सर्कुलर ऑर्बिट्स हैं। एक इलेक्ट्रॉन इस लोअर ऑर्बिट में मौजूद है, उसको जब एनर्जी मिलती है तो वो मूव करता है हायर ऑर्बिट में, उसको और एनर्जी मिलती है तो वो और हायर ऑर्बिट में चला जा सकता है। हम ये देखते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन जो है जब एनर्जी गेन करता है तो वो लोअर टू हायर जा रहा होता है। यहाँ इक्वेशन बताया, फिगर बताया जा रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन, उसकी ये मूवमेंट हो रही है, एक इलेक्ट्रॉन उसकी मूवमेंट हो रही है, इस मूवमेंट में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्बिंग फोटोन, वह एब्जॉर्ब कर रहा है एनर्जी को, ठीक है, एनर्जी लेवल चेंज करने में वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन हो जाता है इन एक्साइटेड स्टेट, और ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है इन सर्कुलर ऑर्बिट। जैसे ही वो एक्साइटेड स्टेट में जाता है, एटम अनस्टेबल होता है और उसको वापस आना होता है। अब वो वापस डाउनवर्ड आ रहा है, तो जिस लेवल में जाएगा तो डिफरेंस जितना होगा उतना एनर्जी रिलीज करेगा। यहाँ थर्ड ऑर्बिट से फर्स्ट में जा रहा है, तो थर्ड और फर्स्ट का जो डिफरेंस है वो एनर्जी रिलीज होगी वेव्स की फॉर्म में। आप दोनों वेव्स को जरा एक नजर देखिएगा, ये जो फोटोन जो ये रिलीज हो रहा है और ये जो फोटोन एब्जॉर्ब हो रहा है, ये ब्लू कलर का है, ये पर्पल कलर का है, क्या दोनों की फ्रीक्वेंसी आपको सेम नजर आ रही है या डिफरेंट नजर आ रही है? यस और नो का रिप्लाई करेंगे जरा मुझे। एनर्जी सेम नजर नहीं आ रही, गुड। कैसे नजर नहीं आ रही है, कि दोनों की वेव्स जो है ना बेटा, यस वेव्स, गुड, सही है, फिजिक्स में पढ़ा होगा कि दोनों की वेव्स जो हैं, वेव्स, उनकी वेवलेंथ डिफरेंट नजर आ रही है, वेवलेंथ, उनकी फ्रीक्वेंसी हमें डिफरेंट नजर आ रही है वेवलेंथ के अकॉर्डिंग। क्यों डिफरेंट डिफरेंट आ रही है, क्योंकि दोनों के ऑर्बिट डिफरेंट है, टू से थर्ड में गया लेकिन बैक कहाँ हो रहा है, थर्ड से वन में आ रहा है, तो डिफरेंस ज्यादा होगा, तो हाई एनर्जी रिलीज होगी, हाई फ्रिक्वेंसी की वेव रिलीज होगी, लो वेवलेंथ की वेव्स प्रोड्यूस होंगी। ये जो एनर्जी की वेव्स प्रोड्यूस होंगी,
इनको हम डिफाइन करते हैं वेव नंबर से, फ्रीक्वेंसी से नहीं करते, वेवलेंथ से नहीं कर रहे हैं। हम क्या टर्म यूज कर रहे हैं इन वेव्स को आइडेंटिफाई करने के लिए? वेव नंबर, न्यू बार। द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू यूनिट लेंथ इज कॉल्ड वेव नंबर। मुझे ये वेव नंबर कैलकुलेट करना है। ये हमारी आखिरी एक डेरिवेशन है जो हमें करनी है। ओके, अब मैं इसको कैलकुलेट करने जा रहा हूं। तो हम यहाँ पे ये बात जानते हैं कि वेव नंबर क्या है और वेव नंबर में कैलकुलेट करना है। तो आपने देखा था कि लास्ट एक्सप्रेशन जो है, मैं वहां से इस बात को कंटिन्यू करूंगा कि मैं ये बात जानता हूं, जो मैं ड्राइव कर चुका पहले वो लिख दूं। क्या जानते हैं फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होती है? अभी हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था, क्या होता? 2 पाई स्क्वायर एम जेड स्क्वायर E4 अपॉन एच क्यूब 1/n1 स्क्वायर -1/n2 स्क्वायर। ये याद है? अभी अभी हम फ्रीक्वेंसी को हमने कैलकुलेट किया। ओके, ये भी हमने कैलकुलेट किया, पिछली इक्वेशन में किया है। ओके, हम फ्रीक्वेंसी के बारे में जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी जो है, फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी जो है, वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो बराबर होती है c इंटू वेव नंबर के। फ्रीक्वेंसी किसके इक्विवेलेंट है? c इंटू, c क्या चीज है? वेलोसिटी ऑफ लाइट। फ्रीक्वेंसी बराबर होती है c इंटू वेव नंबर। फ्रीक्वेंसी की ये वैल्यू जो हम जानते हैं, इसको हम पुट करेंगे लास्ट इक्वेशन फ्रीक्वेंसी वाले में। क्या इक्वेशन थी जो फ्रीक्वेंसी वाली है? वहां पे फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पुट करें तो इक्वेशन क्या हो जाएगी? c वेव नंबर इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर m जेड स्क्वायर E4 अपॉन एच क्यूब 1/n1 स्क्वायर -1/n2 स्क्वायर। ये जो हमने फ्रीक्वेंसी की क्वेश्चन ड्राइव की थी, फ्रीक्वेंसी बराबर था इस इन वैल्यू के। फ्रीक्वेंसी की जगह हम जानते हैं फ्रीक्वेंसी बराबर होता है c इंटू वेव नंबर। या c क्या चीज है? c इज अ वेलोसिटी ऑफ लाइट। फिजिक्स में आपने फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी और वेवलेंथ का रिलेशन पढ़ा होगा। आपने पढ़ा हुआ? आपको याद है? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, रब कर दूंगा। v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। ये पढ़ा हुआ आपने फिजिक्स में? इस v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। एफ मीन फ्रीक्वेंसी, उसको न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। ठीक है, ये सब फिजिक्स में अगर पढ़ा है आपने, फिजिक्स पढ़ी हुई है तो आपने सब बात जानते हैं। v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। v इज अ वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी ऑफ लाइट है तो फिर हम v की जगह c यूज करते हैं। मैं इसको यूं लिख सकता हूं, c इंटू न्यू लैम्डा। लैम्डा इज द वेवलेंथ। ये वेवलेंथ लेफ्ट जाकर मल्टीप्लाई करेगा तो इक्वेशन क्या बनेगी? c इंटू इनवर्स ऑफ वेवलेंथ इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी। c इनवर्स ऑफ द वेवलेंथ इज कॉल्ड वेव नंबर इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी। तो ये फ्रीक्वेंसी बराबर किसके है? फ्रीक्वेंसी बराबर है c इंटू वेव नंबर। तो ये बात हम जानते हैं। हमें इसको यहाँ पे ड्राइव नहीं करना। ये कोई डेरिवेशन जो मैंने यहाँ लिखी है ये आपको करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट पुट करेंगे कि हम ये बात जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी बराबर होता है c इंटू वेव नंबर के। फ्रीक्वेंसी की इक्वेशन में फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जब पुट की तो हमारी इक्वेशन बन गई। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। c वेव नंबर इज इक्वल टू पाई स्क्वायर m जेड स्क्वायर E4 अपॉन एच क्यूब 1/n1 स्क्वायर -1/n2 स्क्वायर। ओके, हमें वेव नंबर कैलकुलेट करना है। तो वेव नंबर इज इक्वल टू, क्या इक्वेशन हो जाएगी? 2 पाई स्क्वायर m जेड स्क्वायर
E4 upon C h cube 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square। वेलोसिटी ऑफ लाइट लेफ्ट में मल्टीप्लाई हो रही थी, ये मल्टीप्लाई राइट पे आके डिवाइड करेगा, तो वेव नंबर कैलकुलेट करना है, ये फार्मूला बन गया। वेव नंबर हमें कैलकुलेट करना है तो फार्मूले को आसान करना होगा। वेव नंबर कैलकुलेट करना है, इस बेटे कॉपी करना है, लेकिन पहले जरा मैं पूरा सॉल्व कर दूं फिर कॉपी करेंगे आप, अभी कॉपी नहीं करें। यहां तक बात को समझ लिया आप लोगों ने। वेव नंबर इज इक्वल टू कौन कौन सी वैल्यूज कांस्टेंट है, जेड स्क्वायर के अलावा तमाम कांस्टेंट वैल्यूज हैं, उन सबको हम आर एच से रिप्रेजेंट करते हैं। ये ब्रैकेट डालने की यहां जरूरत नहीं है, ब्रैकेट की यहां जरूरत नहीं है। देखिए इस इक्वेशन में जो मैंने अभी ड्राइव की है, इसमें कुछ चीजें कांस्टेंट हैं, उनको हम आर एच से रिप्रेजेंट करते हैं। पहले कांस्टेंट वैल्यू एक दफा समझा दूं। इस अबव इक्वेशन के अंदर कौन कौन सी वैल्यूज कांस्टेंट है। 2 इज अ कांस्टेंट नंबर, पाई की वैल्यू कांस्टेंट होती है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट होता है, चार्ज की वैल्यू कांस्टेंट होती है, वेलोसिटी ऑफ लाइट कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट वैल्यू है। ये सारे कांस्टेंट हैं, इनको आर एच से हमने रिप्रेजेंट किया, इन तमाम कांस्टेंट को। जेड को नहीं लिया, जेड के एटॉमिक नंबर हर एलिमेंट का डिफरेंट होता है, तो ये कांस्टेंट नहीं हो सकता जेड। हाँ हाइड्रोजन एटम है तो फिर ये कांस्टेंट होगा। अगर इन तमाम कांस्टेंट की जगह अगर मैं पुट करूं, तो फिर वेव नंबर का फार्मूला क्या बनेगा। वेव नंबर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर आर एच 1 अपॉन एन वन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन टू स्क्वायर। यहां तक बेटा आप कॉपी कर लें, यहां तक इसको कॉपी करना है। देखिए कितना कॉम्प्लिकेटेड का फार्मूला था, कॉम्प्लिकेटेड फार्मूला। ये पाई की वैल्यू का स्क्वायर है, ई के चार्ज का एक्सपोनेंट 4 लेना है, एच का एक्सपोनेंट 3 लेना है, फिर डिवाइड करना है, तो कैलकुलेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड डिफिकल्ट होगी। तो हमने कितना आसान कर दिया कि जितने भी कांस्टेंट हैं उनको हमने आर एच से रिप्रेजेंट किया। ये आर एच क्या है मैं आगे आगे आप दोबारा समझाता हूँ। आप यहाँ तो कॉपी करें, आर एच पे हम दोबारा बात करते हैं। एक ये यूनिट लेंथ है 1 सेंटीमीटर, द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ वेव्स। एक ये वेव हो गई, ठीक है, और एक ये वेव हो गई। तो दोनों की वेव नंबर की वैल्यू डिफरेंट है। द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू यूनिट लेंथ इज कॉल्ड वेव नंबर। यूनिट लेंथ में ज्यादा वेव लेंथ पास हो रही होंगी तो उसकी वेव नंबर की वैल्यू हाई होगी, फ्रीक्वेंसी उसकी ज्यादा होगी। तो वेव नंबर क्या है, द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू यूनिट लेंथ इज कॉल्ड वेव नंबर। यहां तक बेटा कॉपी कर लिया, इसको डन का मैसेज करें फिर हम आगे बात करें। ओके तो जरा आप कॉपी कर लें, मुझे डन का मैसेज करें। ओके हम वेव नंबर कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो वेव नंबर का फार्मूला ये आप कॉपी कर चुके हैं, दोबारा सुनिएगा। वेव नंबर क्या था, 2
उसकी वैल्यू जो थी 2 पाई स्क्वायर m z स्क्वायर E4 अपॉन सी एच क्यूब 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। ये आप कॉपी कर चुके हैं ना। इसमें कुछ कांस्टेंट वैल्यूज हैं, उनको किसी एक कांस्टेंट से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको आर एच कहते हैं। आर एच, आर एच साइंटिस्ट के नेम पे है, इसको रिडबर्ग कांस्टेंट कहते हैं। और ये किन वैल्यूज के इक्विवेलेंट है वो देखिए कौन कौन सी हैं। जो कांस्टेंट वैल्यूज हैं, वैल्यूज कौन सी कांस्टेंट है? 2 पाई स्क्वायर m z स्क्वायर E4 अपॉन, नहीं सॉरी, z स्क्वायर नहीं था, E4 अपॉन सी एच क्यूब, ये सब कांस्टेंट वैल्यूज थे। इन तमाम कांस्टेंट को हमने आर एच से रिप्रेजेंट किया एंड आर एच इज कॉल्ड रिडबर्ग कांस्टेंट। इन तमाम कांस्टेंट वैल्यूज को लेकर कैलकुलेट कीजिए, आपका आंसर जो आएगा, जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 109678 इनवर्स सेंटीमीटर। आर एच की ये कांस्टेंट वैल्यू है। इन तमाम की वैल्यूज पुट करके सॉल्व करें, ये आपका आंसर बनेगा। तो ये एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो हम इस इक्वेशन में आर एच पुट करें तो हमारा वेव नंबर का एक्सप्रेशन क्या होगा? वेव नंबर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर आर एच 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। एंड फॉर हाइड्रोजन एटम हमें इसको अप्लाई करने हाइड्रोजन एटम पे। तो हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 1। तो 1 का स्क्वायर लेंगे तो आंसर क्या आएगा? 1। तो फॉर हाइड्रोजन एटम ये एक्सप्रेशन और आसान हो गया। वेव नंबर इज इक्वल टू आर एच 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। वेव नंबर कैलकुलेट करना है हाइड्रोजन के एटम में, तो ये उसका फार्मूला है। देखिए फार्मूला जब हमने एंड किया तो कितना सिंपल फार्मूला है कि उसमें 3 वैल्यूज में से एक कांस्टेंट है आर एच, और n1 और n2 कौन है? ऑर्बिट्स हैं। n1 कौन सा ऑर्बिट है? n1, n1 फर्स्ट नहीं है, n1 इज अ लोअर ऑर्बिट, लोअर एनर्जी ऑर्बिट। और n2 कौन सा है? हायर एनर्जी ऑर्बिट। n1 एनी लोअर ऑर्बिट और n2 एनी हायर एनर्जी ऑर्बिट। यस। अगर मैं कहता हूं इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है फ्रॉम फिफ्थ ऑर्बिट टू सेकेंड ऑर्बिट, तो मुझे बताइए कि जो एनर्जी रिलीज होगी उसका वेव नंबर क्या है? तो वेव नंबर कैलकुलेट करने का ये फार्मूला हमारे सामने मौजूद है। आर एच कॉन्स्टेंट है, एन वन की वैल्यू क्या लेंगे? 2, और एन टू की जगह वैल्यू क्या लेंगे? 5। और फिर आप कैलकुलेट करेंगे वेव नंबर को। यहाँ तो बेटा कॉपी कर लें। वेव नंबर का फार्मूला हमने आखिर में फाइंड आउट कर लिया, और अब इसको कोई न्यूमेरिकल भी देखते हैं हम। तो यूं हमारी डेरिवेशंस मुकम्मल हो गई और बोहर एटॉमिक मॉडल भी कंप्लीट हो गया। उस एटॉमिक मॉडल के पॉस्टुलेट्स लेकर हमने 4 एक्सप्रेशन ड्राइव किए। लास्ट क्लास में रेडियस किया था, आज की क्लास में पहले हमने एनर्जी की, फिर फ्रीक्वेंसी, और फिर हमने लास्ट में वेव नंबर। जो एनर्जीज इमिट होती हैं उनकी कैलकुलेशंस, उनकी पहचान वेव नंबर से की जाती है। ये लास्ट का फार्मूला न्यूमेरिकल में इस्तेमाल होता है।
डन डन का रिप्लाई कर दें ताकि फिर हम आगे बात करें। आप कोई एक आध न्यूमेरिकल भी करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स भी करते हैं। वेट तो नहीं करना किसी का मुझे। ओके, अब मैं जरा थोड़ा सा कुछ लोगों का सवाल थे, कुछ लोगों के क्वेश्चंस थे कि सवाल एग्जाम में कैसे आता है ना, तो मुझे बेटा अपनी फोल्डर में से फाइल लेनी पड़ेगी और आपसे शेयर करता हूं मैं भी। चैप्टर नंबर 3 और उसके पास पेपर्स में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। ये नोट्स हैं जो आपको मिले हुए हैं, और आपको मालूम है नोट्स के एंड में पास पेपर भी होता है, ठीक है। ये स्टूडेंट जरा मुझे रिप्लाई करेंगे, आपको मेरी ये स्क्रीन नजर आ रही है जिसमें पास पेपर नजर आ रहे हैं नोट्स के 2019, सबको नजर आ रहे हैं? ओके बेटा, सबको नजर आ रहा है, ठीक है। अब आप यहीं से देखेंगे, ठीक है, थैंक यू बेटा। यहाँ से देखेंगे सवाल, हमने जो टॉपिक पढ़ा है, कुछ लोगों के जहन में सवाल है, सर सवाल रिपीट करते सवाल क्या बनते हैं, आइए सवाल देखते हैं क्या होते हैं। 2019 का ये पेपर है, क्वेश्चन नंबर थर्ड का पार्ट ए कह रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम डेल्टा ई इज इक्वल टू ई टू माइनस ई वन। यहां से स्टार्ट लेना है, स्टार्टिंग फ्रॉम delta E is equal to E2 minus E1. Drive the expression for the wave number for hydrogen atom. Drive the expression for the wave number. स्टार्ट कहां से लेना है, वो बता रहे स्टार्ट कहां से लेना है। डेल्टा E is equal to E2 minus E1. Drive the expression for the wave number for hydrogen atom. तो आपको यहाँ पे जब यहाँ स्टार्ट लेना है तो E2 की वैल्यू पुट करनी है, E1 की वैल्यू पुट करनी है, और पहले फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है, फिर फ्रीक्वेंसी की जगह उसकी वैल्यू पुट करके वेव नंबर मालूम करना है। तो इसका मतलब है ये दो एक्सप्रेशन कंबाइन हो रहे हैं। पहले आपको फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है, फिर फ्रीक्वेंसी के जरिए वेव नंबर कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का पार्ट ए का आंसर समझ में आ गया कि क्या करना है इसमें? यस बेटा, सबको समझ में आ गया ना? देखो मैंने जब फ्रीक्वेंसी की आपको जो टॉपिक पढ़ाया था ना, क्या था कि वो देखो मैंने पहले E1 लिखवाया, फिर E2 लिखवाया, फिर मैंने कहा डेल्टा ई बराबर होता है E2 माइनस E1 के। ओके गुड, सबको समझ में आ गया, ठीक है। आइए 2018 में देखते हैं सवाल क्या है। 2018 में देखिएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड लिखा हुआ है और इसका पार्ट बी देखिएगा। स्टेट द पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर एटॉमिक थ्योरी। बोहर एटॉमिक थ्योरी हमने पढ़ी हुई है, इसके 4 पोस्टुलेट्स हैं। एंड ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट व्हेन r इज सो। ये क्या करना है, एक्सप्रेशन ड्राइव करना है फॉर द एनर्जी ओनली, और r की ये वैल्यू आपने इस्तेमाल करनी है उस एक्सप्रेशन के अंदर। तो एनर्जी मालूम करनी है आपको सिर्फ, ठीक है। तो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल का सम होता है, और फिर हमने उसमें आर की वैल्यू पुट करके एनर्जी का फार्मूला ड्राइव कर लिया था। सिर्फ एनर्जी मालूम करनी है और आर की वैल्यू कैलकुलेट करके वो दे रहा है आपको। ये भी उम्मीद है समझ में आ गया होगा। और देखिए 2017, ये बहुत एटॉमिक मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल आपको नजर आ रहा है एग्जाम में ना। 2017 की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट ए। स्टेट द पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल, ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर द फ्रीक्वेंसी, when the electrons jump from higher orbit to lower orbit। एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन आपको बताई जा रही है, और इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है हायर से लोअर में, और फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। हायर ऑर्बिट में एन एन की जगह N2 ले लेंगे और ये E2 हो जाएगा, और लोअर के लिए E1 कहेंगे और ये N1 का स्क्वायर हो जाएगा, और फिर डेल्टा E बराबर होता है E2 माइनस E1, और फ्रीक्वेंसी सिर्फ कैलकुलेट करनी है, फ्रीक्वेंसी ना उससे पहले एनर्जी कैलकुलेट करनी है, ना उसके बाद वेव नंबर करना है, ओनली फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। ये भी समझ में आ गया होगा आपको। ओके, 2016 third B, drive an expression for the radius of the nth orbit for a hydrogen atom।
यूजिंग बोहर्स एटॉमिक मॉडल, तो सिर्फ रेडियस तक बात करनी है जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ाया था आपको। ओके, अब जो मैं बात करना चाह रहा हूं उसको जरा देखिएगा। 2013 में नहीं, ये नहीं, न्यूमेरिकल नहीं, ये न्यूमेरिकल जरा देखने दें मुझे। ये सेक्शन बी का 12th का पार्ट बी लिखा हुआ है, कैलकुलेट द वेव नंबर of the line in Lyman series when electrons jump from third orbit to first orbit, और RH की वैल्यू लेनी है। बेटा ये वाला सवाल जो है ना, इसको जरा कॉपी कर लो। आपको सबको नजर आ रहा है ना सवाल? मैं इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर लूँ कि इस वाले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं। इसको जरा कॉपी कर लें क्वेश्चन को। ईयर रेफरेंस के लिए लेना है 2012। कौन सा ईयर है? 2012 का ये क्वेश्चन है, इसको कॉपी कर लो। और अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट द वेव नंबर of the line in Lyman series when electrons jump from third orbit to the first orbit। कॉपी करने के बाद बेटा डन का मैसेज करो, फिर मैं इसको सॉल्व करता हूँ। प्रीवियस स्लाइड में मेरे पास नहीं है, ये नई फाइल खुली हुई है। अभी इसको कॉपी करें, फिर उसके बाद हम जाएंगे उसमें। क्वेश्चन हमने कॉपी कर लिया, किसका वेट तो नहीं करना है, क्योंकि मैं इसको फिर बंद करूंगा दोबारा, फिर मैं फाइल नहीं ओपन करूंगा इसको। और आपके पास नोट्स मौजूद है, सारे नोट्स आपके पास होने चाहिए। 2012 क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 12B सबने कॉपी कर लिया, ठीक है? ओके बेटा, इसको अब हम बंद करेंगे और फिर हम जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ जो हम स्टडी कर रहे थे। यस, हम यहाँ तक पहुंच चुके थे, याद है आप लोगों को? मैं बेटा ये स्लाइड को इरेज करूंगा। ये लास्ट का फार्मूला जो है, ये फार्मूला जो है, इस फार्मूले को हमने अप्लाई करना है। जब भी वेव नंबर निकालना है तो ये फार्मूला हमारे पास है। रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू जबानी याद होनी चाहिए, अच्छी बात है, क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछी जाती है। याद करना बेटा बहुत आसान है। कैसे याद करना है? 10 9 6 7 8, तो याद रहेगा 10 9 6 7 8। ओके, मुझे एक ब्लैंक पेज चाहिए होगा, तो मैं उसको ज़्यादा इरेज नहीं कर सकता था अभी फिलहाल, तो इसलिए मैंने एक डिफरेंट पेज ले लिया है आगे की स्लाइड में से, और मैं इसको सॉल्व करने जाऊंगा। आपने सवाल लिखा हुआ है, आइए उसका डेटा बनाते हैं। आपको कैलकुलेट क्या करना है उसमें? वेव नंबर कैलकुलेट करना है। ओके, आपको आर एच रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू गिवन दी हुई है। क्या वैल्यू है? 109,678 इनवर्स सेंटीमीटर। एन वन की वैल्यू मुझे बताएं क्या लेऊंगा मैं? एन वन मैंने समझाया था आपको कि एन वन कौन सा ऑर्बिट होता है? एन वन मुझे बताइए, एन वन की वैल्यू क्या लेंगे हम? सब कुछ शो हो रहा है ये? यस, एन वन की वैल्यू असल में आपका रिप्लाई मुझे नजर नहीं आ रहा, अब नजर आ रहा है। ओके, एन वन की वैल्यू आपने क्या कहा? 1 लेंगे।
बेटा सवाल मैंने कॉपी नहीं किया था, मुझे याद नहीं है। n1 की yes 1 था, ठीक है। हाँ, क्योंकि लाइमन का लफ्ज भी यूज किया था, याद आ गया मुझे। n1 की वैल्यू आप करें 1 लेंगे, और n2 की वैल्यू क्या बताई है उन्होंने, थर्ड ऑर्बिट से ड्रॉप हो रहा है। ये न्यूक्लियस है, इसके बाहर फर्स्ट ऑर्बिट है, सेकंड ऑर्बिट है, और ये थर्ड ऑर्बिट है। इलेक्ट्रॉन थर्ड से फर्स्ट में ड्रॉप हो रहा है, तो एनर्जी रिलीज करेगा। ये जो एनर्जी रिलीज हो रही है, इसका वेव नंबर कैलकुलेट करें, क्या आएगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो हम फार्मूला जानते हैं कि वेव नंबर इज इक्वल टू आर एच 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। वेव नंबर इज इक्वल टू आर एच की वैल्यू कितनी है, 109678। 1/n1 की वैल्यू क्या है, 1 का स्क्वायर माइनस n2 की वैल्यू क्या है, 3 का स्क्वायर। वेव नंबर इज इक्वल टू 109678, 1 का स्क्वायर लिया 1, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9। वेव नंबर इज इक्वल टू 109678। अब जरा एलसीएम लीजिए, क्या आंसर आएगा 9, 9 माइनस 1। आपको वेव नंबर कैलकुलेट करना है, 109678 मल्टीप्लाई बाय 8/9। ये अब आप कैलकुलेट करके मुझे बताएं क्या आंसर आ रहा है। वेव नंबर की ये वैल्यू कैलकुलेट कीजिए और देखिए क्या आंसर आ रहा है। यस, क्या आंसर आ रहा है, 97। यस, आपने क्या कहा, सॉरी, 97,000 491.56 491.56 इनवर्स सेंटीमीटर। ये वेव नंबर की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली। ये जो एनर्जी रिलीज हो रही है, ये इतनी हाई फ्रिक्वेंसी की है कि हम इसको देख नहीं पाते हैं। ये जो फ्रिक्वेंसी रिलीज हो रही है, ये भी हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। ये जो फ्रिक्वेंसी रिलीज हो रही है, ये इतनी हाई एनर्जी की एनर्जी है, की वेव है, कि ये अल्ट्रा वॉयलेट वेव्स प्रोड्यूस हो रही है। आपको ये फिलहाल यहाँ नहीं बताना, आपको वेव नंबर कैलकुलेट करना था। सवाल आपने कॉपी किया हुआ है, सवाल में जो पूछा गया है वो हमें कैलकुलेट करना था। अब इसको कॉपी कर लीजिए, जब कॉपी हो जाए मुझे बता दीजिएगा। जिस बेटा कॉपी कर लें इसको, न्यूमेरिकल को। किसी का वेट तो नहीं करना मुझे। डन। इस बेटा कॉपी कर लिया इसको। ओके, सबने कर लिया कॉपी, ठीक है। अब आपका होमवर्क ये है कि आपको वेव नंबर कैलकुलेट करना है व्हेन इलेक्ट्रॉन्स जंप फ्रॉम सेकंड ऑर्बिट टू फर्स्ट ऑर्बिट। व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम electron jumps from second orbit to first orbit। क्या कैलकुलेट करना है, वेव नंबर कैलकुलेट करना है। ये मैंने एक रफ सा क्वेश्चन लिख दिया है
ये कैलकुलेशन आपने करनी है, आपका होमवर्क है, अभी नहीं करना इसको। कर लिया कॉपी इसको, क्वेश्चन को? क्या करना है आपको? वेव नंबर कैलकुलेट करना है व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम सेकंड ऑर्बिट टू फर्स्ट ऑर्बिट। तो वेव नंबर की क्या वैल्यू होगी? तो वेव नंबर का फार्मूला इस्तेमाल करना आपको आ जाएगा। ओके, अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे जहां पे हमने एंड किया था। वेव नंबर का फार्मूला हमने फाइंड आउट कर लिया। अब इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक का। ये टॉपिक बेटा यहाँ एंड हो गया। बोहर की थ्योरी जो है, इसका कोई वेरिफिकेशन है? बोहर की थ्योरी जो है, इसकी हम बात कर रहे हैं कि इसका कोई वेरिफिकेशन है कि ये थ्योरी जो है एक वैलिड थ्योरी है। तो बोहर थ्योरी वेरीफाई होता है इस टॉपिक से, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ये आपको एक ट्यूब के अंदर, ये डिस्चार्ज ट्यूब है, इसके अंदर हाइड्रोजन गैस फिल्ड है। हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस से निकलने वाली एनर्जी की वेव्स को हमने पास किया स्लिट में से, ताकि वो सिंगल बीम बन जाए, और उसको पास किया प्रिज्म पे। तो आपने देखा कि वो स्प्लिट हो गई 4 कलर लाइंस के अंदर। हाइड्रोजन के डिस्चार्ज ट्यूब में से निकलने वाली एनर्जी की वेव्स जब प्रिज्म में से गुजारी गई, तो आपने देखा कि वो स्प्लिट हो रही है 4 कलर लाइंस के अंदर। कौन कौन सी कलर लाइंस मिल रही हैं? रेड, ग्रीन, जो थोड़ा ब्लू से मिला हुआ है, इसको ब्लू ग्रीन भी कहते हैं, ग्रीन, ब्लू एंड वॉयलेट। 4 कलर लाइंस मिल रही हैं। हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम एक अलग क्वेश्चन है, एक अलग कंप्लीट नोट है। ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का टॉपिक पढ़ने का मकसद बोहर के मॉडल को जस्टिफाई करना है कि सही है। तो ये लिखिए, द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज एन इंपॉर्टेंट पीस ऑफ एविडेंस। ये हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम का बनना, ये एक एविडेंस है हमारे लिए, विच शोज द क्वांटाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। कि इलेक्ट्रॉन का, एटम का स्ट्रक्चर जो है, उसमें इलेक्ट्रॉन स्पेसिफिक ऑर्बिट्स में होते हैं, तभी स्पेसिफिक कलर की लाइंस मिलती हैं आपको। और ये वेरिफिकेशन है बोहर मॉडल का। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है कि इसके पढ़ने का मकसद क्या है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एक एक्सपेरिमेंट है। ये बोहर के मॉडल से पहले एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हुआ है। जब हम हाइड्रोजन गैस को डिस्चार्ज ट्यूब में लेते हैं, उससे निकलने वाली एनर्जी को जब प्रिज्म में से गुजारते हैं, तो 4 कलर लाइंस ऑब्जर्व हो रही हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट जो अलग से किया गया है, ये बोहर की एटॉमिक थ्योरी को जस्टिफाई कर रहा है, उसको वेरीफाई कर रहा है, प्रूफ कर रहा है कि वो एक सही मॉडल है। ठीक है बेटा, इसका इंट्रोडक्शन समझ में आ गया? ओके, आज हमने, बस मैं यहाँ एंड करूंगा। आज जरा देखें, जरा रिकैप करता हूँ आज का टॉपिक क्या था। थोड़ा सा डेरिवेशन में आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन स्टार्ट में कुछ लोगों को लगा, और उम्मीद है कि उनको ये बात क्लियर हो गई होगी कि हमने 3 इक्वेशन ड्राइव की है। एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिट, तो वो एक्सप्रेशन ड्राइव करने के लिए एग्जाम में आता है। फ्रीक्वेंसी ऑफ इमिटिंग एनर्जीज, वेव नंबर ऑफ एनर्जी वेव्स, ये 3 एक्सप्रेशन थे। इनमें से एक का न्यूमेरिकल होता है जो वेव नंबर है। अब वो वेव नंबर का फार्मूला इस टॉपिक में भी इस्तेमाल किया जाएगा। तो वेव नंबर का फार्मूला का एक न्यूमेरिकल पास पेपर से मैंने करवाया, और एक आपको करना है। उस न्यूमेरिकल में लफ्ज था लाइमन सीरीज। वो लाइमन सीरीज का लफ्ज, वो एक साइंटिस्ट नेम है। उसको हम इस टॉपिक के अंदर इंशाल्लाह समझेंगे कल की क्लास में। कल क्लास इंशाल्लाह 9 बजे है, और ये टॉपिक इंशाल्लाह फिर हम वहां पढ़ेंगे। मैंने आपको पिछली क्लास में एक टॉपिक दिया था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, और मैंने व्हाट्सएप भी की वो कॉन्फ़िगरेशन। कितने लोगों ने उसको याद कर लिया है?
जिन लोगों ने याद किया है डन का जरा रिप्लाई करें ताकि अंदाजा हो। अगर बेटा उसको याद नहीं किया तो नेक्स्ट टॉपिक में मुश्किल होगी आपको। याद है ना सबको? याद किए? जिन लोगों ने बेटा नहीं याद किया अगले टॉपिक में मुश्किल होगी। अब सुने, ये हिस्ट्री यहाँ खत्म होने वाली है, कल की क्लास में हिस्ट्री खत्म कर देंगे हम। कल की क्लास में एटॉमिक स्ट्रक्चर की हिस्ट्री जो है वो हम एंड कर देंगे जितने हमारे सिलेबस में है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट में बात स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रॉन पे सिर्फ फोकस करेंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड सब टॉपिक्स हैं। कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन की एटम के अंदर अरेंजमेंट, कि उनके ऑर्बिट्स कौन से हैं, जैसे एनर्जी लेवल्स आपने 9th क्लास में पढ़े होंगे, के एल एम एन। हम यहाँ उनके अलावा सब एनर्जी लेवल या ऑर्बिटल्स की बात करेंगे, 1s2 2s2 2p6। पहली बात ये है, इसको करना है, इसके रूल्स पढ़ने हैं हमें, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेस्ड प्रॉपर्टीज को पढ़ना है। फिर अगला चैप्टर जो है वो भी इसी पे बेस करता है, केमिकल बॉन्डिंग। तो अब जो टॉपिक स्टार्ट होगा कल की क्लास के बाद, वो बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाला टॉपिक है, कि आपका हाफ चैप्टर पे बेस करता है रिमेनिंग, और नेक्स्ट चैप्टर भी, और सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री भी इनऑर्गेनिक उसी पे बेस करती है। तो इसलिए आप पहली फुर्सत में उसको याद करेंगे, कौन सी कॉन्फ़िगरेशन के सीक्वेंस को वो याद करना है, और बहुत आसान था। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6, यहां तक ये लीस्ट है, जो याद करना है। अब वक्त के साथ टॉपिक थोड़ा डिफिकल्ट होकर एग्जाम में आ रहा है, जितने मुमकिन सवाल है वो सारे हम यहाँ फर्स्ट ईयर में डिस्कस कर लेंगे, तो सेकेंड ईयर के अभी थोड़े से हमें हेल्प आउट हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे इसको डिटेल में पढ़ना है। सेकेंड ईयर में दोबारा ये पढ़ाया नहीं जाता है, वहां फिर उसकी एप्लीकेशन को ले रहे होते हैं। तो कोशिश करें इसको नेक्स्ट क्लास तक, और जिनका रह गया है उसको और अच्छा याद कर लें। ठीक है, किसी का कोई सवाल है तो सवाल कर लीजिए, और लोग जो जाना चाहते हैं वो लोग बेटा जा सकते हैं। बिल्कुल बेटा, प्रैक्टिकल्स होंगे, होने चाहिए, प्रैक्टिकल्स होंगे। अब तक यही है कि एग्जाम होंगे। बेटा देखें, फाइनल डिसीजन ये मिनिस्ट्री ने लेना है, जो वो डिसाइड करेंगे। अब कह रहे हैं कि फिजिकल बुला लें, हम फिजिकल पढ़ाना शुरू कर देंगे आपको। वो कह रहे हैं कि एग्जाम होना चाहिए, बगैर एग्जाम के प्रमोट नहीं करना है, तो बिल्कुल एग्जाम होंगे। एग्जाम होगा तो प्रैक्टिकल्स भी होंगे। कोई सवाल बेटा है किसी का? सवाल कर लीजिए। कल इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है 9 बजे, ठीक है? व्हाट्सएप पे रदरफोर्ड की ऑब्जर्वेशन। देखिए बेटा, मेरा लेक्चर जो है ना वो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए होता है, मैं कोई नोट्स नहीं लिखवाता ना, इसलिए याद रखें। अगर मैं कोई वीडियो भी शेयर करता हूँ तो वो जो है क्या नाम है, सिर्फ आपके टॉपिक को समझाने के लिए। लर्निंग कहाँ से करनी है, याद क्या करना है, समझने के बाद खुद उसको लिखने की कोशिश करें। डिफिकल्ट हो रहा है, नोट्स में जाके देखें सवाल को कैसे आंसर किया जाता है, किस तरह प्रॉपर लिखवाया जाता है, किस लिखा जाता है नोट्स से। और नोट्स में जो टॉपिक दिए होते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होते हैं, और मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नहीं, मैं अकॉर्डिंग टू टॉपिक पढ़ा रहा होता हूँ। ठीक है, तो इसलिए याद करना है, टॉपिक को समझ लिया। जैसे भी आपने पढ़ा, फ्रीक्वेंसी पढ़ ली, अब याद करनी है, नोट्स उठाइए, उसके अंदर पूरी फ्रीक्वेंसी की एक्सप्रेशन ड्राइव कैसे हो रही है दी हुई है। बॉहर मॉडल पढ़ना है, दिया हुआ है। रदरफोर्ड टाइम मॉडल पढ़ना है, नोट्स में दिया हुआ है। ठीक है, समझने के बाद अपने तौर पे लिखना चाहे बिल्कुल लिखिए इसको, नोट से याद करके लिखें या बुक से करें। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।